दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 8 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। दोस्तों इस भाग में हम बात कर रहे हैं संस्कृतियों के टकराव की, यानी कि आपको हम पहले भाग में बता चुके हैं कि आखिर इस भाग संस्कृतियों का टकराव इस भाग का नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूरोप के देश थे, विशेषकर स्पेन और जो पुर्तगाल थे, वो किस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं और वहाँ वो अपने उपनिवेश स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। और इसकी वजह से वहाँ की जो स्थानीय संस्कृतियाँ थी और वहाँ की जो स्थानीय सभ्यताएँ थी उनसे उनका टकराव होता है। और इस प्रकार जो इसके परिणाम निकले उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अंदर। लेकिन आज के इस भाग में हम बात करेंगे अटलांटिक पारगमन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उस महान क्रिस्टोफर कोलंबस के अभियान के बारे में, उसके खोज अभियान के बारे में, जो बहुत ही रोमानी खोज अभियान था उसका दोस्तों। और ये जो पूरा खोज अभियान था वो आज भी नाविकों को बहुत ही प्रभावित करता है। तो एक तरह से जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो एक तरह से युगांतकारी नाविक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी विश्व इतिहास को बदल के रख दिया था। जो लोगों की एक धारणा थी भूगोल के प्रति, लोगों की धारणा थी पूरी दुनिया के प्रति, जो लोगों की धारणा थी उसको क्रिस्टोफर कोलंबस की इस यात्रा ने पूरी तरह से बदल के रख दिया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जो अटलांटिक पारगमन था, अटलांटिक जो महासागर था उसको पार करने का जो उनका स्वप्न था और उन्होंने जो पहली बार इसको पार किया तो उसके बाद कितनी संभावनाएं दुनिया के सामने आ गई थी वो बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो आज की कहानी में हम यही पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर को किस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस पार करते हैं और वो दक्षिण अमेरिका और अमेरिका महाद्वीप पहुंचते हैं और इस प्रकार से एक नए महाद्वीप की खोज होती है जिसे नई दुनिया कहा जाता है। हालांकि हम ये देखते हैं कि कोलंबस जो थे वो मुख्य रूप से भारत की खोज के लिए निकले थे, पूर्वी दुनिया की खोज के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने एक नई दुनिया की खोज कर दी थी जिसे अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमानी यात्रा को। तो अटलांटिक पारगमन, मुख्य रूप से इस टॉपिक का जो नाम रखा गया अटलांटिक पारगमन या अटलांटिक को पार करना, और कोलंबस का रोमांचक खोज अभियान। तो दोस्तों अटलांटिक पारगमन की बात करें इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अटलांटिक महासागर है कहाँ। विश्व के जो नक्शा है, विश्व का जो मानचित्र है उसमें अटलांटिक महासागर कहाँ होता है आप यहाँ पर इस मानचित्र में देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो एस की आकृति का बना हुआ है, ये अटलांटिक महासागर है। इसमें मुख्य रूप से यहाँ आपको यूरोपीय महाद्वीप दिया गया है और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका। तो इस हिस्से में जो ये पूरा विशाल समुद्र जो है यही है अटलांटिक महासागर। और हम ये देखेंगे कि जो स्पेन और पुर्तगाल, यहीं से कोलंबस ने अपना यात्रा अभियान शुरू किया था और यहीं से वो यहाँ पहुंचे थे। तो याद रखिएगा ये पूरा अटलांटिक महासागर जो है उसका पारगमन का पूरा अभियान ये है। ये जो अभियान है समुद्री यात्राओं की शुरुआत ही कहाँ से मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अटलांटिक जो है, अटलांटिक के तट से ही इनकी शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए अगर हम खोज अभियान पढ़ रहे हैं तो आपको अटलांटिक महासागर की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और इसकी कम से कम भौगोलिक स्थिति की आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह का मानचित्र आपको अपने पास लेके रखना चाहिए। आपकी पुस्तक में शायद इस तरह के मानचित्र ना हो, लेकिन आपको कोशिश ये करनी कि जो मानचित्र है अलग से भी कहीं से मानचित्र आप खरीद कर इस मानचित्र का आप अध्ययन करें ढंग से, ताकि आपको भौगोलिक स्थितियाँ ढंग से पता चल जाए, क्योंकि पूरा जो अध्याय है वही हमारा भौगोलिक खोजों के ऊपर निर्भर है। तो सामुद्रिक यात्राओं की शुरुआत यहाँ पर अटलांटिक तट से होती है। याद रखिए, प्रश्न आ सकता है तो आपको याद रखना है कि अटलांटिक तट से ही इनकी शुरुआत हुई थी। अब एक बहुत ही शानदार यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है दोस्तों कि 1500 ईस्वी तक क्या था, जो अटलांटिक महासागर था उसे एक बाधा के रूप में गिना जाता। जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक अटलांटिक महासागर को यूरोप के जो देश थे या दुनिया जो थी वो क्या मानती थी, एक बाधा मानती थी और अपने आप में एक अंत था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि लोग ये मानते थे, यहाँ जो यूरोप के जो लोग थे उनका ये मानना था कि इसके पार शायद कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से अपने आप में क्या है, बाधा है दुनिया के बीच में। और ये मानते थे कि ये एक तरह से अंत है, यानी इसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है, इसके बाद दुनिया का अंत हो जाता है, यानी इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से अटलांटिक महासागर 15वीं शताब्दी तक, 1500 ईस्वी तक तो एक तरह से एक बाधा और एक अंत था। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी कि हम अंत में जाके ये देखते हैं, जैसे 1492 ईस्वी की हम बात करें जब कोलंबस वहाँ पहुँचे थे, तो इसके बाद जो अटलांटिक महासागर था वो क्या बन गया, एक पुल बन गया था। एक पुल बन गया और एक प्रस्थान बिंदु बन गया, यानी यहाँ से शुरुआत होती है दुनिया की। तो किस तरह का देखिए बदलाव, जहाँ वो एक बाधा माना जाता था, जहाँ उसे एक अंत के रूप में देखा जाता था, वहीं अब वो एक पुल बन गया। उसने एक पुल का कार्य किया, दो संस्कृतियों के बीच उसने एक पुल का कार्य किया था। यूरोपीय देशों के लिए मसालों की दुनिया, यूरोपीय देशों के लिए चांदी और सोने के व्यापार के लिए एक तरह से उसने पुल का काम किया था और एक ही प्रस्थान बिंदु बन गया कि भाई यहाँ से अंत नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है दुनिया की। तो अटलांटिक महासागर की इस तरह से इन खोज यात्राओं की वजह से इतना बड़ा बदलाव हम पूरी दुनिया के इतिहास में देखते हैं। अब हम अपना ध्यान जो है पूरी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस के खोज अभियान पर रखेंगे।
क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, पूरे इतिहास में इनका नाम हर व्यक्ति शायद जानता है। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, यहाँ इनका एक चित्र, छवि चित्र आपको यहाँ दिया गया क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करें तो ये जो है, ये शिक्षित व्यक्ति थे और साहसिक थे, महत्वाकांक्षी थे, और सबसे बड़ी बात है कि युगांतकारी नाविक हम इन्हें कहते हैं। युगांतकारी नाविक हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि नाविक तो बहुत से हुए, लेकिन ऐसे नाविक जिसने एक पूरी दुनिया आपके सामने, एक इतने बड़े महाद्वीप को आपके सामने ला के रख दिया, इसी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस को हम युगांतकारी व्यक्ति कह सकते हैं। इन्होंने अमेरिका महाद्वीप में स्पेनी साम्राज्य की नींव, ये कहाँ, किसकी तरफ से, इनका जो पूरा का पूरा अभियान था वो किसकी तरफ से प्रायोजित था, वो स्पेन की तरफ से प्रायोजित था, याद रखिएगा। तो ये इन्होंने अमेरिका महाद्वीप में स्पेनी साम्राज्य की स्थापना करने वाले, या स्पेनी साम्राज्य की नींव रखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस था वो व्यक्ति। इसके अलावा इटली का, ये कहाँ के निवासी थे, याद रखिएगा, ये हालांकि इटली के निवासी थे, लेकिन इन्होंने जो यात्राएं की वो इटली की ओर से नहीं की थी। इन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की थी वो स्पेन की ओर से, क्योंकि स्पेन के जो लोग थे, स्पेन के जो व्यापारी वर्ग थे, स्पेन के जो शासक थे, उन्होंने विशेषकर वहाँ के जो अधिकारी वर्ग थे, उन्होंने इनके लिए पूरे धन की व्यवस्था की थी, पूरी योजना के लिए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शुरू में इन्होंने क्या किया था, अपनी योजना लेकर ये कहाँ गए थे, ये पुर्तगाल के शासकों के पास गए थे अपनी योजना लेकर, लेकिन उन्होंने इनकी योजना को गंभीरता से नहीं लिया। और बाद में जब स्पेन के लोगों के पास, अधिकारियों के पास पहुंचे अपनी योजना के लिए, तो उन्होंने इनकी योजना को सहज रूप से स्वीकार कर लिया, और इसके लिए उन्होंने धन की व्यवस्था की, उनके लिए जहाज़ों की व्यवस्था की, नाविकों की व्यवस्था की इनके लिए। तो इस प्रकार स्पेनी साम्राज्य की स्थापना में कोलंबस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो एक इस भविष्यवाणी में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि पूर्व की खोज, जो पूर्व दिशा है, वहाँ पहुँचने के लिए पश्चिम का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उनका इस तरह की, क्योंकि कहीं उसने इस तरह की भविष्यवाणी, ऐसा माना जाता है कि पियर डिएली जो थे, उनके जो ग्रंथ है इम्गो मुडी, उससे बहुत प्रेरित थे, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको पूर्व की तरफ जाना है, यानी कि भारत की तरफ अगर आपको जाना है, भारत और एशिया के देशों की तरफ अगर आपको जाना है, तो उसका जो रास्ता है, उसका जो आसान रास्ता है वो पश्चिम की ओर होकर जाता। तो उन्होंने एक तरह से ये महाद्वीप, उन्होंने इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि उनके बीच में इतने बड़े महाद्वीप आएंगे और एक नई दुनिया की वो खोज कर बैठेंगे। तो उन्होंने एक तरह से ये पूर्व की खोज के लिए वो निकले थे। तो देखते हैं, भारत की खोज के लिए निकला, परंतु अमेरिका पहुंचे, जिसे उन्होंने नई दुनिया कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि वो वाकई में अमेरिका की खोज करने नहीं गए थे, वो केवल भारत के लिए रास्ता तलाश रहे थे। वो पूर्व की जो दुनिया थी उसके लिए रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे, और अनायास ही उन्होंने एक नई दुनिया की खोज कर डाली। पुर्तगाल द्वारा योजना का हमने बता दिया कि पुर्तगाल ने योजना नकार दी थी, लेकिन बाद में स्पेन द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। अब शुरू करते हैं इनकी यात्रा को। इनकी जो पूरी यात्रा बड़ी रोमानी है, और इसका यहाँ उस तरह से वर्णन तो संभव नहीं, क्योंकि हम आपकी पुस्तक के जो अध्याय है उसके हिसाब से बंधे हुए हैं। तो ये जो पूरा रोमानी यात्रा है, बहुत ही उतार चढ़ाव भरी है, बहुत ही कष्टों भरी उन्होंने यात्रा पूर्ण की थी। लेकिन उनके मन में वो एक जिजीविषा थी, वो खोज के लिए जो उनके अंदर जुनून था, उसकी वजह से पूरा इतने बड़े महाद्वीप की खोज कर पाए थे वो। तो यात्रा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वो 3 अगस्त 1492 ईस्वी। यात्रा का बिंदु वो है जब वो शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और याद रखिए, इनके जो किस जहाज, वो एक तरह से 2 छोटे छोटे या एक बड़ा जहाज लेकर निकलते हैं वो। और एक जहाज का नाम था सांता मारिया। सांता मारिया जो जहाज था उनका, उसकी कोलंबस उसके हाथ में थी, उसकी कमान किसके हाथ में थी, कोलंबस के हाथ में थी। स्वयं कोलंबस सवार थे इसके ऊपर, इसका नेतृत्व कर रहे थे कोलंबस। और इसके अलावा 2 छोटे जहाज भी उनके पास थे, हल्के जहाज भी थे, उनके नाम है पिंटा और नीना। याद रखिए तीनों जहाज़ों के नाम। एक सांता मारिया जहाज था जिसपे खुद कोलंबस थे, और दूसरे जो 2 जहाज थे उनके पास वो थे पिंटा और नीना, 2 छोटे हल्के जहाज भी उनके पास थे। और उनके पास एक कुल मिलाकर 40 कुशल नाविकों का एक बेड़ा उनके साथ इस यात्रा के लिए निकला था। अब ये जो पूरी यात्रा है काफ़ी कष्टप्रद ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लंबे से, लगभग 33 दिनों तक उन्हें कोई भी भूमि का जो टुकड़ा था वो दिखाई नहीं दिया। तो उनके जो साथी नाविक थे, जो सैनिक थे, उसके ऊपर काफ़ी निराश हो चुके थे, और कईयों ने तो ये भी कहा कि वापस अपने देश लौट चलें। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने हार नहीं मानी, और एक लंबी यात्रा के पश्चात 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी का वो दिन, ऐतिहासिक दिन आता है जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की धरती पर कदम रखते हैं, यानी कि अमेरिका की धरती पर वो कदम रखते हैं और एक नए महाद्वीप की खोज करते हैं। और ये जहां पहुंचे थे वो बहामा द्वीप समूह की जगह थी, गुआनाहानी द्वीप। याद रखिएगा कौन सा सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस कहां पहुंचे थे, तो वो था गुआनाहानी द्वीप था, जो कि बहामा द्वीप जो था, बहामा द्वीप समूह जो है आजकल बहामा द्वीप कहते हैं, उसका एक द्वीप था छोटा सा, वहां क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले पहुंचे थे। और उस समय शायद क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये माना था कि ये
उन्होंने उस समय उन्हें समझ नहीं थी कि नई दुनिया है, उनको लगा कि शायद वो भारत पहुंच गए हैं। तो उन्होंने एक तरह से अपने मन में सोचा कि भारत है, उन्होंने भारत की खोज की थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में जब उनके बाद के जो इतिहासकार है, बाद में जब खोजें हुई, इस बात पर लिखा गया, तो उन्होंने बताया कि ये वाकई में एक नई दुनिया थी। नई दुनिया का मतलब जो पुरानी दुनिया के जो लोग थे, यानी कि यूरोप के लोग थे, एशिया के लोग थे, अफ्रीका के जो लोग थे, उनके लिए जो नया महाद्वीप उनके सामने आया था, जिसका नाम था अमेरिका महाद्वीप, और उस समय इसे कहा गया नया महाद्वीप। और यहाँ हम देखते हैं जो अरावाकी जो समुदाय था, उन्होंने इनका स्वागत किया था। अरावाकू समुदाय के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पूरे डिटेल से हमने उनके बारे में दिन के उनका खान पान किस तरह का था, उनका जीवन के हमने देखा था कि बहुत ही शांतिप्रिय लोग थे। वो दूसरों का मान मनुहार करते थे, दूसरों का स्वागत करते। तो वैसा ही कुछ हुआ जब कोलंबस यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने इन्हें अनजान नहीं जाना, बल्कि उनका स्वागत किया और अपना खाना पीना जो सामान था वो भी उनके साथ साझा किया, उनका अच्छे ढंग से स्वागत किया। और बाद में कोलंबस अपने जो रोजनामचे हैं, जो कि डायरी लिखा करते थे, उसमें भी उन्होंने इनकी उदारता का काफ़ी वर्णन किया है। कोलंबस द्वारा गुआना हानि पर, अब ये इसके बाद गुआना हानि पर स्पेन का वो अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पर स्पेन का झंडा गाड़ देते हैं। तो इसलिए गुआना हानि वो पहली जगह है जहाँ पर स्पेन के साम्राज्य की नींव डलती है। और इस जगह का गुआना हानि जो द्वीप है, इसका नाम बदलकर वो क्या कर देते हैं, सैन स्लेवाडोर इसका नाम क्या कर दिया उन्होंने, सैन स्लेवाडोर इसका नाम उन्होंने कर दिया। और स्वयं को वहाँ के स्थानीय लोगों से बिना पूछे, उनकी बिना सहमति के, स्वयं को यहाँ का वायसराय उन्होंने घोषित कर दिया स्पेन की ओर से। अब कोलंबस द्वारा आगे की जो यात्राएं भी की गई, जैसे क्यूबानेस्कॉन और किकेसा पर अधिकार कर लिया। क्यूबा को उन्होंने ऐसा माना था कि जापान माना था, उन्होंने माना था कि ये जापान है। इसके अलावा हिस्पानियोल जो है, जैसे आजकल हाइती और डोमिनियन रिपब्लिक आ जाता, उसकी खोज भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी इसके बाद। और कोलंबस की अगर कठिनाइयों की बात करें, तो जब कोलंबस ने इन द्वीपों को जीत लिया या इन पर अधिकार कर लिया, उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो लौट रहे थे तो भी उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जो स्थानीय कैरिब कबीला जो था, उन्होंने काफ़ी इनको परेशान किया था। कैरिब जो कबीला, हमने देखा था कि अरावाकी समुदाय को भी इस कैरिब कबीले ने ही वहाँ से उनके मूल स्थान से निकाल के बाहर कर दिया था। तो इस कबीले ने क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए भी बहुत सी परेशानियाँ उत्पन्न की थी। और इनकी जो यात्रा थी, जब वापस लौट रहे थे, वो भयानक रही, कष्टप्रद रही, क्योंकि इनका जहाज़ में दीमक लग चुकी थी। इनके जो सैनिक थे, इनके जो सिपाही थे, इनके जो नाविक थे, वो काफ़ी थक चुके थे। इस वजह से इनकी कुल अगर यात्रा की हम अवधि देखें तो वो है 32 सप्ताह की अवधि है लगभग। 32 सप्ताह की जो अवधि इन्होंने पूरी की थी, एक बड़ी यात्रा उन्होंने की। अब कोलंबस की जो बाद की यात्राएं और प्रवृत्ति कई उन्होंने यात्राएं की, तो इसके बहामा और एंटीलीज द्वीपों, जिसे ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है, उसकी भी खोज इन्होंने की थी। इसके दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और तटवर्ती इलाके भी इन्होंने खोज निकाले थे। इसके अलावा याद रखिए, दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य भूमि थी उसकी खोज इन्होंने की थी। तटवर्ती जो इलाके थे उनको भी इन्होंने खोजा था। कोलंबस द्वारा की गई यात्राओं द्वारा केवल इंडीज ही नहीं, बल्कि पूरा महाद्वीप खोजा गया। बाद में पता चला कि कोलंबस ने ना केवल इंडीज, जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, ना केवल वेस्ट इंडीज या कैरेबियन द्वीपों को खोजा, बल्कि उन्होंने एक पूरा का पूरा महाद्वीप ही खोज डाला था। एक पूरी की पूरी नई दुनिया ही उन्होंने खोजी थी। अब कोलंबस की अगर उपलब्धियों की बात करें कि कोलंबस की इन यात्राओं से क्या उपलब्धियां उन्हें हासिल होती है, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो अनंत समुद्र था, विशेषकर जो ये अटलांटिक महासागर था, इसकी सीमाओं का उन्होंने पता लगाया कि अटलांटिक महासागर की सीमाएं आखिर कितनी हैं। हमने देखा कि अटलांटिक महासागर जो है वो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में फैला हुआ है। तो उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि ये जो अनंत नहीं है, बल्कि इसकी भी एक सीमा है। तो उन्होंने अनंत समुद्र की जो सीमाएं हैं वो खोज डाली। उन्होंने बता दिया कि अटलांटिक महासागर की सीमाएं कितनी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एक दुनिया के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचा जा सकता है। और कितने सप्ताह में? 5 सप्ताह में। अगर वो जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक जो हवाएं हैं, उनके सहारे अगर चला जाए तो केवल 5 सप्ताह में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता है। इस बात को भी उन्होंने दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा कोलंबस के नाम पर हम देखते हैं कि दोस्तों, जो भी देश, नया देश खोजा जाता है तो उसका नाम उस खोजने वाले व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है। लेकिन कोलंबस के साथ ऐसा नहीं था। कोलंबस का जो हम ये देखते हैं कि कोलंबस जहां नहीं पहुंचे थे, उनका जो नामकरण था उन द्वीपों का उनके नाम पर किया गया था। विशेषकर जो यूएसए, यानी जिसको आजकल हम अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसका एक जिला है कोलंबिया और एक देश है कोलंबिया। उनके जो नामकरण थे कोलंबस के नाम पर किए गए। जहां कोलंबस ने कभी वहां की यात्रा भी नहीं की थी, कभी गए भी नहीं थे, उनके नामकरण कोलंबस के आधार पर किए गए। और अमेरिका महाद्वीप का जो नामकरण है उसकी अगर हम बात करें तो फ्लोरेंस निवासी जो थे और भूगोलवेता थे अमेरिको वेसिपुक्की जो थे, उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण, अमेरिका महाद्वीप का नामकरण किया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इन्होंने ही इस महाद्वीप की जो विशालता थी उसको पूरी दुनिया के सामने रखा था। इसीलिए जो अमेरिको वेसिपुक्की जो थे, उनके नाम के आधार पर अमेरिका महाद्वीप का नामकरण किया गया था। इसके अलावा अमेरिका के जो नाम का जो प्रयोग है
सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 ईस्वी में इस नाम का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने ये जो अटलांटिक पारगमन है और अटलांटिक पारगमन कितनी महत्वपूर्ण घटना थी और इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस की क्या भूमिका थी और उनकी जो खोज यात्रा थी यूरोप से अमेरिका पहुंचने की और एक नई दुनिया की जो खोज की कहानी थी और वहां पर स्पेन के साम्राज्य की स्थापना की कहानी थी, उस पर हमने आज विस्तार से चर्चा की है। अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये नई दुनिया की खोज कर ली और उन्होंने एक शुरुआत कर दी, तो इसके बाद पुर्तगाल ने और स्पेन ने अपने कई जो नाविक थे, कई सैनिक अभियान यहाँ पर भेजे और पूरे इन दोनों महाद्वीपों पर किस प्रकार उन्होंने अधिकार कर लिया। आगे के भागों में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।